नमस्कार, स्वागत है आप सबका। साथियों, आज यूपी टेट और सी टेट के लिए मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट में हमारा पहला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर अधिगम है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तपरक प्रक्रिया। तो निष्क्रिय तो नहीं है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर जो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो विकल्प डी होगा वो सर्वथा सत्य होगा। संरचनात्मक दृष्टिकोण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से के सिद्धांत पर आधारित है। इनके अनुसार ज्ञान अधिगम द्वारा सक्रिय रहकर सृजन किया जाता है, ना कि निष्क्रिय रहकर वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो डी विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक के व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, ये आपका स्थान है, अब पूछना है। इसके 4 विकल्प हैं आपके। तो प्रश्न ये कह रहा है कि फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। दूसरा विकल्प है, कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। या सी विकल्प, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो यहाँ पर जो सी विकल्प है वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो जीन पियाजे ने व्यक्तित्व की अवधारणा को समझाने के लिए संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को विकसित किया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका। तो प्रश्न नंबर 3 है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। तो यहाँ पर ये विकल्प आपका गलत हो गया। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। हाँ, ये सही हो सकता है। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, ये भी गलत है। और इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है वो बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। तो ये आपका सही नहीं है, पहला विकल्प गलत हो गया। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, ये बिल्कुल नहीं। तो यहीं पे विकल्प आपका पूछा गया, ये तो सत्य हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। विकास उकसाने या बढ़ाने से होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सही है विकल्प है वो भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या सबसे अधिक होना संभव है? तो इसमें आपका पहला विकल्प है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ये गलत है। वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, ये भी गलत है। अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, ये भी गलत है। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, हाँ ये बिल्कुल सही है। देखिए, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव क्या है कि वो अपनी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, जैसे उसके समकक्षी ने कोई चीज़ मांगी, कोई गिफ्ट मांगा, कुछ भी मांगे, बुक मांगी या रुपए मांगे, अगर वो अपने दोस्त के लिए दे नहीं पाता है तो उसको ये खराब लगता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6।
प्रेरणा निम्नलिखित में से किसकी एक कला है? तो इसके विकल्प हैं आपका कार्य योजना, रुचि पैदा करना, तो प्रेरणा निम्नलिखित में से किसकी एक कला है? रुचि पैदा करने की। तो यहाँ पर जो बी विकल्प है वो इससे संबंधित आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक और संवेदी। देखिए, संवेग का तत्व नहीं है, यहाँ व्यवहारात्मक है, दैहिक भी है, संज्ञानात्मक भी है, लेकिन यहाँ पर डी विकल्प जो है संवेदी, ये नहीं है। संवेदी जो है ये संवेग का तत्व नहीं, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देता है। पहला शारीरिक स्तर पर और दूसरा मानसिक स्तर पर। और शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी सांस लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज में परिवर्तन आ जाना, इस प्रकार की चीजें होती है। मानसिक प्रक्रिया पर विचार करना, स्थिर हो जाती है, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर 8 जो है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, ये तो कथन सत्य हो गया। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, हाँ ये भी सही है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया, ये बात गलत है। अधिगम अधिगम जो है एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, ये आपकी बात गलत है। ठीक है, देखिए अधिगम या सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया तो है, लेकिन जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार सीखने की गति उसकी घटती और बढ़ती रहती है। तो अधिगम जन्मजात नहीं अपितु तो एक अर्जित प्रक्रिया है, तो यहाँ पर डी विकल्प जो है सही होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के खालिस्तान चरण का पूर्ववर्ती है। तो ये आपका विकल्प डी यहाँ पर सही है, सामान्यीकरण। प्रतिपालन अधिगम का जो है एक विशिष्ट चरण है, अधिगम के सामान्य चरण का पूर्ववर्ती है, क्योंकि अधिगम के मुख्य 6 चरण होते हैं। उसका पहला प्रारंभिक अर्जन, फिर उन्नत अर्जन और फिर प्रवीणता, प्रतिपालन, सामान्यीकरण और समस्या समाधान अनुकूलन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, यह अवधारणा की आक्रामकता सीखी जाती है किनके द्वारा प्रतिपादित की गई है? सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी द्वारा, प्रकृतवादी सिद्धांत द्वारा, मनोगत्यात्मक सिद्धांतवादी द्वारा या प्रायोगिक सिद्धांत के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक अधिगम के सिद्धांतवादी ये गलत है, प्रकृतवादी तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। मनोगत्यात्मक सिद्धांतवादी ये सही है, प्रयोगात्मक सिद्धांतवादी ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो यहाँ पर आपका जो 11 है इसका आंसर सही होगा ए, वर्धीमर ने। प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो आंसर सही है वर्धीमर। अगला प्रश्न है, शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? तो पहला है विषय का ज्ञान, ये तो होता ही है। संप्रेषण कौशल है, विद्यार्थियों से जुड़ाव, ये भी है। संसाधनों की उपलब्धता, तो यहाँ पर ये शिक्षक का कार्य नहीं है, संसाधनों की उपलब्धता, यहाँ पर डी विकल्प जो है आपका सही होगा। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, हाँ सॉरी, पहले 13 नंबर प्रश्न देखें। ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण विधि अधिगम विधि प्रस्तुत की गई है? तो यहाँ पर देखिए पहले विकल्प आपका सही है, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के जो जन्मदाता हैं
DWLNG है, ये हमने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही है, सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है आपका प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि बताइए किसकी है? हाँ, सही ऑप्शन है आप सबका। पहला विकल्प सही है यहाँ पर किलपैट्रिक। पहला ऑप्शन आपका सही है, कौन सा? किलपैट्रिक। प्रश्न नंबर 15 देखिए। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो यहाँ पर आपका 15 का जो आंसर सही होगा सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष में बच्चा जो है अमूर्त रूप से चिंतन करने लगता है, बौद्धिक क्रियाओं और समस्या समाधान करने लगता है। तो ये किस अवस्था में होता है? तो ये 11 से 16, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसी को अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। पहली अवस्था है इनकी संवेदी पेशी अवस्था, ये पहली अवस्था हो गई। दूसरी हो गई आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी हो गई आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था हो गई आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 16 देखिए। उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? जी हाँ, क्या आंसर सही है? पहला, जीन मार्क गेस्टिटार्ड। उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं। तो इसका आंसर सही है, जीन मार्क गेस्पर्ड इटार्ड। ये एक फ्रांसीसी चिकित्सक और आर्टोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं, और इन्हें वाइल्ड बॉय ऑफ इरेरॉन नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है वाइल्ड बॉय ऑफ एवरॉन। चलिए प्रश्न नंबर 17 चलिए देखते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? यानी बच्चा कैसा है? मानसिक रूप से पिछड़ा है, तो इसके लिए कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, हाँ बिल्कुल सही हो सकता है ये। फिर लिखा है विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, गलत है। स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, ये भी यहाँ ऑप्शन सही नहीं है। सहायता के लिए बाहर से संसाधनों का को प्राप्त करता है, ये भी गलत है। तो कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, ये पिछड़े बालकों के लिए, वो भी मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए ज़्यादा अच्छा है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न आपका बुद्धि से आया है। बुद्धि अपने आसपास की समायोजन की योग्यता है। बुद्धि अपने आसपास की समायोजन की योग्यता है। तो बताइए ये कथन किसका है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है, थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का कथन क्या है? सॉरी माफ करें, मैं दूसरा ऑप्शन पढ़ गया था, दूसरा प्रश्न हो गया। बुद्धि अपने आसपास के समायोजन की योग्यता है, ये जो कथन है वो जीन पियाजे का है। तो यहाँ विकल्प जो सी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। और स्फेयरमैन ने क्या कहा है? व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। यानी कि व्यक्ति की सामान्य योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा है? स्फेयरमैन ने कहा है। और बिने ने क्या कहा है? किसी समस्या को समझना, उनके विषय में तर्क करना, किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर ये विनय का कथन है। तो ये इस प्रश्न का आंसर है जीन पियाजे। प्रश्न नंबर 19, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि का एक कारक विनय, बुद्धि का द्विकारक स्फेयरमैन, बुद्धि का त्रिकारक हम्म वो भी स्फेयरमैन ही है, ठीक है। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का। चलिए तो यहाँ पर बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्फेयरमैन। किस परीक्षण में 10 मत्स्य या स्याही धब्बे होते हैं? तो बताइए किसमें होते हैं? हाँ किसमें होते हैं? ऑप्शन
आंसर करें आप लोग। बिल्कुल सही है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, पहला विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो रोसा स्याही धब्बा जो परीक्षण है सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ये व्यक्तित्व परीक्षण है, और इसका निर्माण जो हुआ स्विट्जरलैंड में एक विख्यात मनोरोग चिकित्सक हर्मन रोसा ने 1921 में किया। इस परीक्षण में स्याही के 10 कार्डों का प्रयोग किया, और इन कार्डों में से 5 काले एवं सफेद रंग के होते हैं, 2 काले लाल होते हैं और 3 अनेक रंग के होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 21, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो यहाँ 21 का ए आंसर सही है आपको, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। तो ए विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही होगा। बी विकल्प है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, नहीं, विशेष विद्यालयों में ये भी गलत है। विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा, ये भी गलत है। तो यहाँ पर दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ये कथन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, प्याजे मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ये सबको पता है भाई, प्याजे जो है मुख्यतः किस योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो इन्हें संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर बी विकल्प जो है बिल्कुल सही है। ज्ञानात्मक विकास को ही संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है, ये आप बात ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ संज्ञानात्मक विकास ना होकर उसने क्या लिख दिया, ज्ञानात्मक विकास लिख दिया है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, बी विकल्प। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 लिखा है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे खालिस्तान में उच्च होंगे। तो यहाँ पर आपके विकल्प सही है, पहला सृजनशीलता, बी अध्ययन, सी विश्लेषण करने और डी अच्छे अंक प्राप्त करने। देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि ये उच्च बुद्धि वाले बच्चे ही क्या होंगे, सृजनशीलता में उच्च होंगे। तो यहाँ पर ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो पहला है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ये तो नहीं है। अनियमित विकास का नियम, ये भी नहीं है। द्रुतगामी विकास का नियम बिल्कुल है। कल्पना संवेगात्मक विकास का संबंध का नियम, ये भी गलत है। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 25 का बी, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, हाँ ये तो करनी चाहिए। शिक्षक को निष्पक्ष बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो वहाँ गलत हो गया, यही आपका आंसर सही है। बच्चों को शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, सही है। शिक्षक को सीखने के अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये भी सही है। चलिए, अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक। तो बताइए बताइए भाई साहब कौन है। ए विकल्प सही है, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, और फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो गतिशील सिद्धांत है। इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तित्व विकास संघर्षों और घटनाओं से निर्धारित होता है। प्रश्न नंबर 27, देखिए यहाँ लिखा है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की तो होनी चाहिए। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, ये भी नहीं है। यहाँ पर ये भी हाँ होनी चाहिए। विषय वस्तु को प्रति विद्यार्थियों के मत की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी विकल्प मानेंगे। फिर तीनों विकल्प अगर सही हैं तो उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पर 28 का जो बी है वो आंसर सही होगा कि वे हमेशा सफल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, यानी कि इन्हीं को हम कह सकते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की ये विशेषता नहीं है, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चों की बताइए बुद्धि लब्धि कितनी है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि बताइए आप लोग कितनी है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? तो 29 का जो बी है वो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, विस्मृत। यानी सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृत कहलाती है। चलिए और प्रश्न नंबर 30। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, हाँ ये तो होती है। पीयूष ग्रंथि भी होती है। थायराइड ग्रंथि ये भी होती है। लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो लार जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं आपकी पीयूष ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि, ये एड्रिनल ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई और पैराथायराइड ग्रंथि ये आदि होती हैं। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आए। सभी का टेस्ट ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।